हेलो दोस्तों। आज छत्तीसगढ़ की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे छत्तीसगढ़ के मिट्टी के बारे में कि छत्तीसगढ़ की मिट्टी का यहाँ पर वर्गीकरण किस आधार पर है और कैसे किया गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं मिट्टी मतलब मृदा। मिट्टी, मृदा या सॉइल। मृदा जो है एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन कहने का मतलब नेचुरल रिसोर्सेज होता है जो अपने को पर्यावरण या प्रकृति द्वारा हमें मिलता है। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है फर्श। फर्श का मतलब यहाँ पर फ्लोर होता है। तो मृदा शब्द की जो उत्पत्ति है वो एक लैटिन वर्ड है और ये लैटिन वर्ड में लैटिन भाषा में जो मृदा होता है उसका तात्पर्य होता है यहाँ पर सोलम से, और सोलम का जो मीनिंग होता है वो आपका फर्श होता है। फर्श मीन्स आपका फ्लोर होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि जो मृदा होता है उस मृदा के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो मृदा का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उसे मृदा विज्ञान के नाम से से जाना जाता है, जिसे हम पेडोलॉजी भी कहते हैं। अब बात करें मृदा गठन मीन्स सॉइल टेक्सचर के बारे में। तो हम लोग को पता है कि मृदा में विभिन्न प्रकार के कण पाए जाते हैं। ये कण बड़े भी होते हैं और छोटे भी होते हैं। सबसे बारीक मृदा को कोलाइड कोलाइडल मृतिका या इंग्लिश में इसे क्ले के नाम से भी जानते हैं। ये क्ले इतने छोटे होते हैं जिसे हम खुली आँख से नहीं देख सकते। अब सबसे बड़ी मृदा को हम बजरी के नाम से जानते हैं, जिसे ग्रेवल भी कहा जाता है। इसका जो डायमीटर होता है वो 5 मिलीमीटर से अधिक होता है, और सबसे जो छोटी मृदा होती है उसे हम क्ले कहते हैं या मृतिका के नाम से जानते हैं, और जो इसका आकार होता है वो आपका 0.02 मिलीमीटर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब यहाँ पर सॉइल टेक्सचर मृदा गठन का, यहाँ पर जिन जिन कणों से मिलकर मृदा का निर्माण होता है वो हम जानते हैं कि किस प्रकार के कण होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मृदा के कणों के आकार में ये जो ऊपर की तरफ जो जितने भी मैंने यहाँ पर कण लिखा है इसी के द्वारा आपका मृदा का निर्माण होता है, जिसमें आपका पंख, गोलाश्म, बजरी, रेत, गाद और चीका। इसके बारे में हम संक्षिप्त वर्णन भारत के भूगोल वाले टॉपिक में हम करेंगे। फिलहाल अभी हमने को ये पता होना चाहिए कि मृदा का जो गठन होता है उसमें इन छोटे छोटे कणों का महत्वपूर्ण योगदान होता है और इसी के आधार पर मृदा का निर्माण होता है। अब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो मृदा है वो किस प्रकार से है। तो छत्तीसगढ़ में जो मृदा है उसको हम जानेंगे। ये देखिए जो छत्तीसगढ़ में जो मृदा है वो आपका भारत जो छत्तीसगढ़ है भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो छत्तीसगढ़ याद रखिएगा भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। यहाँ पर अवशिष्ट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अब ये अवशिष्ट प्रकार की मिट्टी क्या होती है इसे हम जानेंगे थोड़े देर में। तो यहाँ पर जो मृदा है प्रदेश में कृषि वन संसाधन के लिए महत्वपूर्ण होती है। किसी भी राज्य की जो मृदा होती है वहाँ से उन उसके द्वारा कृषि और जो भी वहाँ पर पेड़ पौधे लगे होते हैं उसके लिए एक महत्वपूर्ण इकाई का काम करता है आपका मृदा। संगठन और संरचना रंग गुण के आधार पर छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाली मिट्टी इस प्रकार है। पहला है आपका लाल पीली मिट्टी, दूसरा है आपका लाल बलुई मिट्टी, तीसरा है आपका लाल दोमट मिट्टी, चौथा है आपका लेटेराइट मिट्टी और पांचवा है आपका काली मिट्टी। तो ये मिट्टी को याद रखने के लिए आप लाल वाला वर्ड याद रखिएगा, जिसमें आपका पहला है लाल पीली मिट्टी, दूसरा है आपका लाल बलुई मिट्टी, तीसरा है आपका लाल दोमट मिट्टी, और यह लाल से बाद फिर ला से ही लेना है, लेकिन चौथे नंबर आपका लेटेराइट मिट्टी है और पांचवी आपका काली मिट्टी है। तो ये 5 प्रकार की छत्तीसगढ़ में मिट्टियाँ पाई जाती है। अब जानते हैं अवशिष्ट मृदा क्या होता है। तो अवशिष्ट मृदा उस मृदा को कहा जाता है जो अपने म्राती सेल के ऊपर स्थित होता है। कहने का मतलब जिस सेल के द्वारा इसका निर्माण होता है उस सेल के ऊपरी परत में अवशिष्ट मृदा होता है, और ये अपक्षय द्वारा सेल के विखंडन से
प्राप्त होते हैं और ये अपने उसी जिस सेल के द्वारा ये इस मिट्टी का निर्माण होता है या इस मृदा का निर्माण होता है, वो अपने उत्पत्ति के स्थान पर ही रहते हैं। तो ये होता है अवशिष्ट मृदा। अब जानते हैं हम जो मिट्टी है टोटल उसके बारे में। तो सबसे पहले आपका लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी जिसे हम लोग रेड येलो सॉइल के नाम से भी जानते हैं। लाल पीली मिट्टी का जो स्थानीय स्थानीय नाम होता है उसे हम मटासी मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो लाल पीली मिट्टी जो है इसका छत्तीसगढ़ के लैंग्वेज में या स्थानीय नाम इसका मटासी मिट्टी है। इस मिट्टी का जो विस्तार है वो राज्य में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला मिट्टी है। ये राज्य के उत्तरी तथा मध्य क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये वाली लाल पीली जो मिट्टी है इसका जो विस्तार है छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा है और इस प्रकार की जो लाल पीली मिट्टी है ये राज्य के उत्तरी तथा मध्य भाग में पाई जाती है और पूरे राज्य में 50 से 60% भाग पर इस मिट्टी का विस्तार है। अब बात करें इस मिट्टी के निर्माण की, तो इस मिट्टी का निर्माण गोंडवाना क्रम की चट्टानें और कडप्पा क्रम की चट्टानें के अपरदन मतलब टूट फूट के स्वरूप के फलस्वरूप होता है। तो लाल पीली मिट्टी का जो निर्माण है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानें तथा कडप्पा क्रम की चट्टानें के अपरदन से होती है। अब बात करें इस मिट्टी में किस प्रकार की फसल और कृषि की जाती है, तो इस मिट्टी में रेत की मात्रा भी पाई जाती है। इस कारण इस मिट्टी में जल धारण क्षमता कम हो जाती है। ऐसी कोई भी मिट्टी जिसमें आपको रेत की प्रधानता या रेत की मात्रा दिखेगी उस मिट्टी में हमेशा जल धारण क्षमता कम होगी। इस मिट्टी में चूने की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। चूना प्रधान मिट्टी धान की फसल के लिए उपयुक्त होती है। तो याद रखिएगा इस लाल पीली मिट्टी में आपको चूने की प्रधानता देखने को मिलती है, इसमें चूने की मात्रा पाई जाती है। ये चूने की मात्रा होने की वजह से इस मिट्टी में धान की फसल के लिए उपयुक्त होता है और इस मिट्टी का जो प्रमुख फसल है वो आपका धान है, मक्का है, अलसी है। अब बात करें इस लाल पीली मिट्टी का कुछ विशेष तथ्य। इस मिट्टी का जो पीएच वैल्यू होता है, पीएच का पूरा नाम पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है और पीएच जो होता है एक तरीके का स्केल होता है जिसके द्वारा हम किसी भी चीज़ में अम्लीय, क्षारीय इसके बारे में हम जानते हैं। तो इस मिट्टी का जो पीएच लेवल होता है वो 6.8 से 8.6 के मध्य होता है। इस प्रकार की इस प्रकार की मिट्टी की प्रकृति अम्लीय और क्षारीय दोनों हो सकती है और इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड आपका Fe2O3 की प्रधानता होती है। और इस जो लाल पीली मिट्टी है ये आपके महानदी तथा मांड नदी घाटी क्षेत्र में उत्तम किस्म की मटासी मिट्टी पाई जाती है। तो याद रखिएगा कि जो लाल पीली मिट्टी है इसका जो विस्तार है महानदी तथा मांड नदी घाटी क्षेत्र में उत्तम किस्म की मटासी मिट्टी पाई जाती है। तो ये हो गया आपका लाल पीली मिट्टी के बारे में। अब जानते हैं कि लाल पीली मिट्टी में जो इसका जो प्रमुख क्षेत्र है वो किस किस क्षेत्र पर इसका विस्तार है। तो इसे मैंने संभाग के अनुसार बांटा है। सबसे पहले जानते हैं हम सरगुजा संभाग। तो सरगुजा संभाग में याद रखिएगा कि जो लाल पीली मिट्टी है वो आपका सरगुजा, कोरिया और आपका जशपुर इस क्षेत्र में आपकी ये लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। अब बात करें बिलासपुर संभाग में, तो बिलासपुर संभाग में सर्वप्रथम आपका बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा और रायगढ़। बात करें रायपुर संभाग की, तो रायपुर संभाग में रायपुर, धमतरी, महासमुंद और गरियाबंद। बात करें दुर्ग संभाग में, तो दुर्ग संभाग में ये मिट्टी दुर्ग और कवर्धा क्षेत्र में देखने को मिलती है। अब बात करें लाल बलुई मिट्टी जिसे लाल रेतीली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। लाल बलुई मिट्टी का जो स्थानीय नाम है वो आपका टिकरा है। तो लाल बलुई मिट्टी का जो स्थानीय नाम है उसे हम टिकरा के नाम से जानते हैं। लाल पीली मिट्टी का जो विस्तार है लाल बलुई मिट्टी का जो विस्तार है वो लाल पीली मिट्टी के बाद प्रदेश की दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है। इस मिट्टी का जो प्रतिशत है वो 20 से 30% क्षेत्रफल पर इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में पाई जाती है और इस मिट्टी का जो सबसे ज़्यादा विस्तार है वो दंडकारण्य प्रदेश में
पाई जाती है। मतलब ये जो मिट्टी है आपको दंडकारण्य प्रदेश मतलब आपके बस्तर वाले संभाग में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसमें आपके कौन-कौन से जिले आते हैं? आपका राजनांदगांव का दक्षिण वाला इलाका, धमतरी, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर। यहाँ ये जो स्थान है ये लाल बलुई मिट्टी या लाल रेतीली मिट्टी का विस्तार यहाँ पर ज़्यादा है। इस मिट्टी का जो निर्माण है वो आर्कियन क्रम के जो सेल होते हैं उसके टूट-फूट के फलस्वरूप इस मिट्टी का निर्माण होता है। किसका? लाल बलुई मिट्टी का। अब बात करें कि इस मिट्टी पर किस प्रकार की फसल ली जाती है, तो इस प्रकार की मिट्टी में रेत तथा कंकड़ की मात्रा जो होती है काफ़ी अधिक मात्रा में होती है, जिसकी वजह से ये मिट्टी कम उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में खासकर मोटे अनाज उगाए जाते हैं। जैसे इस क्षेत्र में मुख्यतः खासकर कोदो कुटको जो कि एक मोटा अनाज है उसकी कृषि की जाती है। अब बात करें इस लाल बलुई मिट्टी में क्या विशेष है, तो बस्तर के उच्च भूमि आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था। ऐसा ऐसा धरातल या ऐसा जगह जो जमीन से उठा हुआ क्षेत्र होता है उसे हम उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। तो बस्तर के उच्च भूमि के ढालों पर जो ढाल है, ढाल मीन्स स्लोप पर इस प्रकार की मिट्टी आपको देखने को मिलेगी, लाल बलुई मिट्टी जिसे हम टिकरा भी कहते हैं। यह मिट्टी वृक्षारोपण हेतु यहाँ पर आसानी से हम वृक्ष लगा सकते हैं, तो ये मिट्टी वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त होती है। इस मिट्टी में लौह अंश की अधिकता के कारण मिट्टी का रंग क्या होता है? आपका लाल होता है। तो इस मिट्टी में लौह तत्व की प्रधानता या अधिकता होती है, जिसकी वजह से इस मिट्टी का जो रंग होता है वो आपका लाल होता है। अब बात करें लाल दोमट मिट्टी के बारे में, तो लाल दोमट मिट्टी का जो विस्तार है वो प्रदेश में तीसरी सबसे ज़्यादा मिलने वाली मिट्टी है। तो इस लाल दोमट मिट्टी का जो विस्तार है वो आपका 10 से 15% तक है इस पूरे छत्तीसगढ़ में। और ये जो लाल दोमट मिट्टी है ये आपका दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर और आपको बस्तर में देखने को मिलता है। लाल दोमट मिट्टी का जो निर्माण है वो आर्कियन और ग्रेनाइट के अपरक्षण या अपरदन से हुआ है। और कृषि और फसल के लिए बात करें तो ये मिट्टी कम आर्द्रता ग्राही होने के कारण जल के अभाव में ये आपको क्या हो देखने को मिलती है, ये कठोर हो जाती है। जल के अभाव में ये कठोर हो जाती है। इस मिट्टी में कृषि कार्य करने हेतु जल की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। रबी फसल के मौसम में सिंचाई की की पर्याप्त व्यवस्था होने पर मोटे अनाज इसमें उगाए जाते हैं। अब बात करें इस लाल दोमट मिट्टी के बारे में, तो लौह तत्व की अधिकता के कारण इस मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। और ये आपको बताया था ये मिट्टी जल के अभाव में क्या होती है, कठोर हो जाती है। अब बात करें छत्तीसगढ़ की चौथे मिट्टी के बारे में जिसे हम लेटेराइट मिट्टी कहते हैं। इस लेटेराइट मिट्टी का जो स्थानीय नाम है भाटा या मुरमी मिट्टी है। इसका जो विस्तार है वो मुख्यतः आपको उच्च पाट मतलब पाट प्रदेश में देखने को मिलता है। यह मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है और इस मिट्टी में रेत कंकड़ पत्थर काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यह मिट्टी कृषि कार्य करने हेतु उपयुक्त नहीं होता। और इस मिट्टी में जो लेटेराइट मिट्टी होती है इसमें आपको ज़्यादातर बागानी कृषि देखने को मिलता है। बागानी कृषि क्या होता है हम भारत के भूगोल में जानेंगे। तो अब बात करें लेटेराइट मिट्टी में क्या विशेष है, तो कठोरता तथा कम आर्द्रता ग्राही होने के कारण ये जो है भवन निर्माण सामग्री तथा कृषि से भिन्न कार्यों के लिए यह मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। और अनुप अनुपजाऊ लेटेराइट मिट्टी को ही भाटा मिट्टी के नाम से हम जानते हैं। अब बात करें पांचवी मिट्टी के बारे में, इसे काली मिट्टी भी कहते हैं। स्थानीय भाषा में इसका नाम कन्हार, रेगुर, भर्री और चिका होता है। इस मिट्टी का जो विस्तार है मेकल श्रेणी, राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, बेमेतरा, बालोद आदि क्षेत्र में इस मिट्टी का विस्तार है। अब बात करें इसका जो निर्माण होता है विशाल चट्टान के अपरदन टूट फूट के स्वरूप इस काली मिट्टी का निर्माण होता है। कृषि एवं फसल की बात करें तो इस मिट्टी में नमी सोखने की क्षमता काफ़ी अधिक होती है, अतः कृषि कार्य करने के लिए यह मिट्टी सबसे अच्छी
मानी जाती है। अब बात करें इस मिट्टी में किस प्रकार की कृषि ली जाती है, तो यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होता है, इसीलिए इसे कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कपास के अतिरिक्त इस मिट्टी पर गेहूँ, चना, गन्ना आदि के लिए भी ये उपयुक्त मानी जाती है। यह मिट्टी जो है रबी के फसलों के लिए भी उपयुक्त होती है। कौन सी मिट्टी? आपका काली मिट्टी। अब इसमें जानते हैं कि काली मिट्टी में विशेष क्या है। इस मिट्टी का जो काला रंग है वो फेरिक टाइटेनियम के कारण होता है। इस मिट्टी की जो जल धारण क्षमता होती है बहुत अधिक अधिक होती है, किंतु पानी के अभाव में इस मिट्टी में क्रैक पड़ जाते हैं, काफ़ी मीन्स दरारें पड़ जाती है। और गीली होने पर ज़्यादा अधिक अधिक मात्रा में अगर ये मिट्टी पानी एब्जॉर्ब कर लेता है तो चिपचिपी हो जाती है, तथा शुष्क ड्राई होने पर इसमें बड़ी बड़ी आपको क्या देखने को मिलती है? दरारें देखने को मिलती है। उस दरारे को हम जब देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये मिट्टी पर जुताई की हुई है। इस कारण इस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी का जो पीएच लेवल है वो 7.2 से 8.5 होता है, जिसकी वजह से यह मिट्टी क्षारीय मिट्टी कहलाती है। उच्च भूमि पर प्राप्त होने वाली काली मिट्टी को भर्री कहा जाता है। तो उच्च भूमि पर जो मिट्टी हमको काली मिट्टी जो दिखती है उसे हम भर्री के नाम से भी जानते हैं। अभी हमने जाना छत्तीसगढ़ के मिट्टियों के बारे में। अब हम जानेंगे कि स्थानीय भाषा के आधार पर छत्तीसगढ़ के जो मिट्टी है उसका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। तो वो मैं अगले स्लाइड में आपको कल के क्लास में आपको मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा छत्तीसगढ़ की मिट्टी के का वर्गीकरण में। उसमें मैं आपको आराम से इसके बारे में कल समझाऊंगा। अगर आपको मेरा बनाया गया ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।